SBN सेकुलर बंगाल न्यूज़ के नाजरीन को सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गॉड ब्लेस यू। नाजरीन, मैं एन कलाम इस वक्त CPIM की उम्मीदवार बालीगंज असम्बली हल्के से सायरा साहब हलीम के साथ मौजूद हूँ। आइए हम उनसे मालूम करते हैं उनकी कुछ हालात ज़िंदगी या जो नेक्स्ट उनका स्टेप होगा उसके मुतालिक। अस्सलाम वालेकुम भाई। सारे दर्शकों को बहुत बहुत सलाम और आदाब। तो मैम, आप ये बताएंगे, मतलब थोड़ी सी अपनी पर्सनल जी बताएंगे कि आपके मतलब कहाँ आपकी जी जन्म हुई, जी 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 यहाँ मतलब आप किस किस फैमिली में शादी हुई, कि जी आपके जी एजुकेशन, सोशल जी वर्क, इसके जी मुताबिक ज़रूर ज़रा ज़रूर बताते जी, हैं। शुक्रिया। तो सबसे पहले है भाई, मेरी पैदाइश कलकत्ते में हुई। मेरे जो अब्बा जान हैं वो आर्मी में थे। वो 71 वॉर वेटरन रहे हैं जिनने बांग्लादेश का लिबरेशन में हिस्सा लिया। और यहाँ पे वो ईस्टर्न कमांड में पोस्टेड थे। तब मेरे दो भाई हैं, एक भाई जो एक साल छोटे हैं। तो उनका जन्म और मेरा जन्म यहाँ पैदाइश यहीं पे हुआ था। और टर्फ्यू में थे पापा, तब वो बहुत यंग कैप्टन थे। तो यहीं के है, मेरा बर्थ सर्टिफिकेट सब कलकत्ते का ही है। ईस्टर्न कमांड में पैदाइश हुई है मेरी। और पली बड़ी मैं पूरे हिंदुस्तान में ऑल ओवर। जैसे आपको पता है आर्मी में हर 2-3 साल बाद तबादला होता रहता है। तो हिंदुस्तान का कोई भी नक्शा नहीं होगा जहाँ मैं रही नहीं हूँ। मतलब आप सोच रहे, नागालैंड से लेकर अ, अरुणाचल से लेके साउथ इंडिया, आप मान लीजिए हर कोई। तो मैंने बहुत स्कूल चेंज किए हैं। तो मेरे वालिद साहब को लगा कि जो तालीम है थोड़ी अफेक्ट हो रही है, क्योंकि हर 2-3 साल बाद तबादला सही। होता रहता है। तो उनने मेरे जो भाई हैं मोहम्मद अली शाह और मुझे जो है एक बोर्डिंग स्कूल में डाला। तो मैं लॉरेंस स्कूल लवडेल ऊटी में मैं पढ़ी काफ़ी साल। और 10th के बाद जो है मेरे वालिद साहब का जो ट्रांसफ़र हो गया एज डिफेंस अटैचे ऑफ इंडिया टू सऊदी अरेबिया। तो हम लोग वहाँ पे सऊदी अरेबिया में थे कुछ साल, 2 साल। मतलब पापा की तो ट्रांसफ़र था 3 साल। मैं अपना 11th एंड 12th इंटरनेशनल इंडियन स्कूल में मैंने किया, 11th एंड 12th। और माशाल्लाह हज भी किए जी 2 बार। और क्योंकि वो इंडियन एम्बेसी में थे, तो इंडियन एम्बेसी ऑफिशियल्स को अलाउड होता है, क्योंकि उनको देख रेख करनी पड़ती है हज की और उम्रा की और ये सब। तो उसके बाद हिंदुस्तान आ गए क्योंकि कॉलेज का टाइम था। तो फिर मैंने अपना ग्रेजुएशन सोफिया कॉलेज अजमेर में किया। वहाँ हॉस्टल में थी मैं 3 साल। और मेरी मदर और फादर दोनों तब सऊदी अरेबिया में थे। तो पापा आए मेरे साथ इंडिया मेरा एडमिशन कराने। वहीं पे थी मैं हॉस्टल। तब ये जैसे होता है मुसलमानों में रिश्ता आ गया था। मैं बहुत यंग थी, 18 साल पे, 18 से भी कम शायद, तब ये रिश्ता आया था। तो पापा मम्मी ने ये बोला कि तू अभी तो बहुत यंग है, देखते हैं थोड़ा ग्रेजुएशन के बाद देख लेंगे। तो मेरे फादर इन लॉ हाशिम अब्दुल हलीम जो थे वो बोले, अच्छा वो सब राज़ी हो गए, बोले कि ठीक है हम लोग तो वेट करेंगे। तब डॉक्टर फुआद हलीम साहब ने अपना डॉक्टरी कर ली थी और वो इंटर्नशिप कर रहे थे और वो आ गए थे डॉक्टरी में, मतलब प्रैक्टिस शुरू कर लिया था। तब भी मैं बहुत यंग थी तो ग्रेजुएशन किया। फिर मैंने 1 साल इंडिया टुडे ग्रुप में दिल्ली में काम किया। फिर जब मैं आई कलकत्ता 2000 में, आई वाज वेरी यंग, 21, मतलब हार्डली एनीथिंग। तब जैसे होती है हर कोई जो यंग गर्ल होती है, वो अपना मास्टर्स करी थी। मैं अपना लिटरेचर में मास्टर्स करी थी, पढ़ाई करी थी, अपना एग्ज़ाम्स दे रही थी मैं। तो फिर मैंने सोचा कि क्या यही एक पहचान है, मैं किसी की बहू बेटी। क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा था कि मेरे पापा की कितनी इज्जत है, लोग सलूट करते हैं, आर्मी ऑफिसर हैं, देश के लिए कुछ काम कर रहे हैं, फ़ख्र एक महसूस होता था कि वो कुछ कर रहे हैं ज़िंदगी में। तो वो मुझे बहुत बड़ी एक मिसाल मुझे एक मिली अपनी ज़िंदगी में, एक मॉरल, एक एग्ज़ाम्पल मिला कि कोई अगर जैसे मुस्लिम कम्युनिटी में हम लोग कर सकते हैं अपने देश को, मुल्क को हम लोग भी प्राउड कर सकते हैं। मुस्लिम है तो क्या, सही। मतलब अपना तालीम से, पढ़ाई से आगे बढ़ सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, अपनी कम्युनिटी को भी आगे ला के जा सकते हैं। रिप्रेजेंटेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। तो देखिए आर्मी लाइफ बड़ी शेल्टर्ड लाइफ होती है। तो
जो तकलीफ़ें और क्या होता है मुझे पता चली जब मैं कलकत्ते आई, जो इतनी मूवमेंट्स में पार्ट लिया, हिस्सेदार दिया, कि जो डिसएनफ्रेंचाइज मार्जिनलाइज जो कौम है, मतलब मुस्लिम्स की, वो कितने पिछवाड़े में है, कैसे आगे करना है, कैसे। तो जितनी भी एनआरसीसी ये मूवमेंट में सबसे आगे रही हूँ। पार्क सर्कस में रोज़ रोज़ प्रोटेस्ट मीट होता है, दिल्ली तक मैं इतने दिनों तक मैंने प्रोटेस्ट किया है एनआरसीसी में, क्योंकि जो लग रहा था कि जो यहाँ पे जो तानाशाही सरकार है वो कौम को डिसनफ्रेंचाइज करने की कोशिश करती है हर मकाम पर। आप देख लीजिए, कभी एनआरसी निकल रहा है, कभी सीए निकल रहा है, कभी कुछ ना कुछ, कभी लव जिहाद, कभी वो हिजाब बैन। अभी हिजाब बैन के बारे में मैंने कितना बोला, अल जज़ीरा से लेके हर मीडिया में मैंने आवाज़ उठाई है कि क्यों ये लड़कियां अभी तक चुपचाप पड़ी थी, कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, एकदम से ये क्या अभी आलोचना हो रही है। ये है कि बच्चे पढ़े नहीं, मुसलमान लड़कियां पढ़े नहीं, तो इसका मतलब क्या है। तो ये मैं इन विषयों में बहुत 8-9 साल से नेशनल मीडिया में आवाज़ उठा रही हूँ। ये जो तानाशाही चल रहा है, ये जो फैसिज्म जो चल रहा है, भाजपा सरकार जो कर रही है वो मुसलमानों के ख़िलाफ़, कभी लिंचिंग हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, बहुत मुझे तकलीफ़, ज़हनी तकलीफ़ होती है। और इमोशनल हूँ मैं कि क्यों भाई, हिंदुस्तानियों ने, मुसलमानों ने भी तो फ्रीडम स्ट्रगल का अहम भूमिका निभाई है, हिस्सेदार बने हैं। फ्रीडम स्ट्रगल आप देख लीजिए, कितने लोग यहाँ पे इसी मिट्टी में मर गए हैं, अपनी जान ज़ाया की है। तो अभी ये क्यों अदराइजेशन ये हो रहा है। तो इसके बारे में बहुत मैं पैशनेट फील करती हूँ और कहती हूँ कि कुछ करना चाहिए कम्युनिटी के लिए। सेकुलर तो हूँ, लेकिन ये डिनाई नहीं कर सकती कि जो मेरी जो इमीडिएट आइडेंटिटी है वो मुस्लिम आइडेंटिटी है। तो मुझे अपने भाई बहनों को जो है आगे लेके जाना है। और आजकल जो चल रही है पॉलिटिक्स, ये दल बदलो, वो दल बदलो, ये सब मुझे ठीक नहीं लगता है। मुझे लगता है कि एक आइडियोलॉजी होनी चाहिए जो सबको लेके आगे बढ़े। और लोग कहते हैं क्यों भाई मुस्लिम अपीसमेंट, क्या मुस्लिम अपीसमेंट। मैं कह रही हूँ इतनी जो कम्युनिटी, आप देख लें सच्चर कमेटी का रिपोर्ट जो आया था वो SC ST से भी ज़्यादा डिप्राइव्ड है। तो अगर थोड़ी हैंड होल्डिंग की जाए तो क्या ख़राबी है उसमें, क्योंकि वो लोग तो और घेट वाइज होते चले जाएंगे, आगे उनको कौन लाएगा मेन स्ट्रीम में। तो इन विषयों को लेके मैं पैशनेट हूँ। और अभी बहुत सालों से मैं इंडिया टुडे में एक कॉलम लिखती हूँ, पॉलिसी गवर्नेंस। और लोग कहते हैं आप मोदी सरकार के विरोध क्यों हैं। देखिए, कोई मज़ा नहीं आ रहा है विरोध, मोदी सरकार विरोध, लेकिन वो नीतियाँ ऐसी बन रही हैं कि अब मेरे जैसे लोग अगर सामने नहीं आएंगे तो हमारी जो सेकुलर जो गणतंत्र है, जो सेकुलर हमारी जो कंट्री है, तो आज को तो ये कुछ भी डिक्लेयर कर लेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन ही बदल लेंगे, संविधान को बदल देंगे, कुछ भी अमेंडमेंट ले आएंगे, तो कौन आवाज़ उठाएगा। तो लोग कह रहे हैं देखिए सायरा जी आप आगे चलिए, आपका थोड़ा आप कवर्ड है, आपका बैकग्राउंड, आपके जो वालिद साहब आर्मी में रहे हैं, तो हम लोग आपको सपोर्ट करेंगे, आप आगे बढ़िए। तो उस वजह से मुझे एक हौसला मिलता है कि हाँ भाई मेरी कम्युनिटी मेरे साथ खड़ी हुई है, मुझे लेट डाउन नहीं करेगी, तो मैं आगे कुछ काम कर सकती हूँ, आवाज़ उठा सकती हूँ बहुत जो अहम विषय होते हैं। तो अभी मैं मुझे बहुत आई एम वेरी पेन एंड मुझे बहुत दर्द होता है कि इतने सालों में 2014 से कुछ ना कुछ ये डॉग विस्लिंग चल रही है कम्युनिटी के ख़िलाफ़, उनको अदराइजेशन हो रही है। अब देख लीजिए ये पैंडमिक के टाइम तबलीगी जमात के ऊपर ब्लेम किया गया, वो करोना फैला रहे हैं। अरे भाई बताया गया है, WHO ने ऐलान किया हुआ है कि भाई आप इस पैंडमिक को कम्युनलाइज नहीं कर सकते, तो आप क्यों सांप्रदायिकता का शासन कर रहे हैं। तो बहुत सालों से मैं लिख रही हूँ और बहुत बड़े बड़े आंदोलन की मैं हिस्सेदार बनी हूँ, जहाँ आवाज़ उठानी चाहिए अहम कर रही हूँ, लड़ रही हूँ मैं, मतलब ज़मीन पे आके हर विषय पे। आज इतना बड़ा रिस्क ले रही हूँ एक बीइंग अ वुमन, बट मुझे परवाह नहीं है क्योंकि और कौन उठाएगा। बस यही सब चल रहा है। और अभी CPI मुझे मौका दी, मैं तो एक्सपेक्ट नहीं करी थी जी। मैम पहले तो आपको मुबारक हो कि CPIM ने आपको कैंडिडेट बनाया है। तो आप ये CPI में एक तो सामाजिक आपके ज़्यादा एक वर्क है, लेकिन जी। ये पॉलिटिकल पार्टी अपनी
कब ये ज्वाइन किया, कैसे आपने देखिए, मैंने ज्वाइन नहीं किया, मेरा नाम जो है नॉमिनेट किया गया है सीपीआईएम। आप सीपीआईएम के मतलब मेंबर नहीं है? मेंबर नहीं हूँ, मुझे नॉमिनेट किया है। ठीक है। तो कांग्रेस भी मेरा नाम नॉमिनेट बात हुई थी और वो लोग मुझे फ़ोन किए थे कि हम करेंगे, लेकिन सीपीएम पे और मेरे जो फादर इन लॉ थे मिस्टर हाशिम अब्दुल हलीम और डॉक्टर फुआद हलीम, तो हम लोगों का एक फैमिली वो रहा है एक तो मैं एक इंटेग्रिटी वसूलों की बात हो जाती है, तो ये अदल बदल मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मेरा पहला एक कदम होगा, पहला एक्सपीरियंस होगा इलेक्टोरल पोल्स में जाने का। तो मैं इस तरह का जो है ना, नाम एक बार नाम गवा देते हैं तो बहुत मुश्किल होते हैं, बहुत साल लगते हैं इज़्ज़त कमाने में। तो मुझे लगता है एक इंटेग्रिटी और वसूल से चलना चाहिए अपनी ज़िंदगी में, जो भी हो, और जो सही मुद्दे होते हैं और जो सही जो आपकी अंदर से एक पुकार होती है उसके ऊपर जाना चाहिए, और योर कॉन्शियस इज़ विद अल्लाह ताला, जो अल्लाह ताला को मंजूर वो करना चाहिए। आपके इल्म में होगा कि ये बालीगंज असेंबली जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, ये 7 वार्ड है यहाँ पे। जी इन 7 वार्ड में से 3 वार्ड जो है वो मुस्लिम डोमिनेटेड वार्ड है। जी एक वार्ड जो है ये 50-50 है, जी बाकी 3 वार्ड नॉन मुस्लिम जी डोमिनेटेड है। ठीक है, यानी टोटली आप अगर देखें मजमूई तौर पर तो 60% से ज़्यादा मुस्लिम वोटर्स हैं इस जी वार्ड के अंदर। जी सीपीआईएम ने या लेफ्ट फ्रंट बोल लीजिए, उन्होंने इससे पहले कभी भी इस हल्के से मुस्लिम कैंडिडेट नहीं दिया। जी ये आज पहली बार जो है वो आपको, जबकि आप पार्टी के मेंबर भी नहीं है, आपको कैंडिडेट दे रहे हैं। तो क्या जी इसकी वजह ये है कि जो मुसलमान दूर हो रहे हैं सीपीआईएम से या लेफ्ट से, उसको देखते हुए आपको या सलीम साहब को आगे लाया है? देखिए, अब पार्टी का क्या निर्णय है, क्या है वो पार्टी को बेहतर पता है, लेकिन अगर वो कुछ चेंजेस ला रही हैं, तब्दीलियां ला रही हैं, तो ये अच्छी बात है, क्योंकि फ्रेश फेसेस लाने चाहिए, एक नया नज़रिया होना चाहिए, ताकि पार्टी को आगे कैसे लिया जा सके, जो अच्छे क्लीन फेसेस हैं उनको लाया जाए, जो कौम से जुड़े हैं, ज़मीन के लोगों से जुड़े हुए हैं, जो वर्किंग क्लास के लिए जो थोड़े रहम दिल होते हैं, जो गरीबों के साथ जुड़े हुए हैं। काम ये नहीं कि बस हवा में बात कर ली और हो गया। मेरा जो काम बहुत सालों से लोग देख रहे हैं वो ज़मीन के लोगों से है, वो कौम के लोगों से हैं। काम तो मैं सभी के लिए करती हूँ, लेकिन इस बात को मैं नहीं डिनाई कर सकती दैट आई एम फ्रॉम द मुस्लिम कम्युनिटी। इस बात का तो कोई डिनाइल नहीं है। तो मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ कम्युनिटी को, और मुझे एक ज़िम्मेदारी मिली है अपने कंधे पे कि मैं कैसे लेके जाऊँ आगे कौम को। तो वो एक बहुत बड़ी मेरी जहन में ये बात आती है कि मैं कैसे मुश्किलें हल कर लूँ। और अभी जो चुनौतियाँ आई हैं सामने, आप देख रहे हैं तानाशाही चल रहा है, कभी एनआरसी, कभी कुछ, कभी सीए, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, मतलब एक हैरेसमेंट हो रहा है, मतलब मेंटल हैरेसमेंट वो फील कर रहे हैं सब लोग, अपने अपने तरीके से फील कर रहे हैं। और ये है कि कैसे हम लोग लड़ें। तो जो लड़ सकता है, जिसमें वो थोड़ी ताकत है, जिसमें थोड़ी वो दिखानी पड़ेगी, थोड़ी ब्रेवरी, थोड़ी होशियारी, तो वही पार्टी ने निर्णय लिया है और मैं पूरी जिम्मेदारी से इसको निभा रही हूँ। आप मतलब इस कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जो है कौन से ऐसे प्रॉब्लम हैं जिसको आप एड्रेस करेंगे फर्स्ट टाइम के भाई अगर मैं जी जीत जाती हूँ तो जी, मैं ये प्रॉब्लम देखिए, है सबसे या बड़ी जो मुश्किल है वो है बेरोज़गारी। हमें पता है पैंडेमिक में इतने जो हमारे जो युवक हैं और युविकाएं हैं वो बेरोज़गार हो चुके हैं, जॉब्स नहीं मिल रहे। अब पढ़े लिखे लोग बेकार घर पे बैठे हैं, तो बहुत बुरा लगता है। और कुछ लोग जो हैं, जॉब्स नहीं हैं तो लाचार हो रहे हैं, दे फीलिंग डिप्रेस्ड। तो व्हाट डू वी डू अबाउट दिस पीपल? तो सबसे पहली बात है बेरोज़गारी की। सेकंड, आप देख लीजिए जो अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन करने के वो तरीके हैं कि अर्बन एरियाज़ में जो गरीबी है उसको कैसे हम लोग हटाएं, किस तरह से हम लोग जॉब्स लाएं ताकि कुछ ये लोग अपनी रोज़गारी कमा सकें। लोग, सबसे बड़ी मुश्किल जो होती है रोज़गारी, बाकी सब प्रॉब्लम होता है, रोज़गारी कैसे दूर करें। आप देख लीजिए रोड सैनिटेशन के हालात भी ज़्यादा ठीक नहीं है बहुत एरियाज़ में। पॉट होल्स हैं, रास्ते ख़राब हैं, बहुत सारे एरियाज़ में पानी की कमी है, इलेक्ट्रिसिटी की कमी, पानी की तो कमी की है ही प्रॉब्लम। और आप देख लीजिए हमारी जो ख़ातून हैं, बहनें हैं,
वहाँ पे सेफ्टी सिक्योरिटी की बात आती है, उनको सेफ्टी सिक्योरिटी, विमेन एम्पावरमेंट। तो मुझे लगता है, देखिए इस्लाम में कहते हैं भैया मुस्लिम गर्ल्स वो डरी हुई हैं, ये हैं हिजाब उनको नहीं पता। क्यों नहीं पता? मैंने तो नेशनल मीडिया में चिल्ला चिल्ला के बोल रही हूँ, सबसे ज़्यादा एम्पावर्ड मुस्लिम बहनें हैं, क्योंकि कुरान शरीफ में कहीं नहीं बताया जाया है कि अपनी बेटियों को पढ़ाओ मत। सबसे पहला लफ्ज़ होता है इकरा, मतलब पढ़ो सीखो। और इल्म का तो बहुत ही ज़्यादा वो दिया गया है, ध्यान दिया गया है, बोलो अपनी बच्चियों। और इस्लाम है एक धर्म जो एकदम भेदभाव नहीं करता है लड़कों में लड़कियों में। और देख लीजिए, मतलब हर एक में आप राइट्स देख लीजिए, वो भरपूर मिले हैं इस्लाम के अंदर। तो लोग जानते नहीं हैं इस बात को, तो उन लोगों को एजुकेट करना होता है, उनको बताना होता है, क्योंकि बहुत लोग ये इस तरह के लोगों को लाते हैं पैनल में जो इस्लाम को एक ख़राब नाम दे रहे हैं, बदनामी कर रहे हैं। तो ये सब एक एजुकेटेड तरीके से सिखाएं, समझाएं, तो लोगों के जहन में आ जाती है बात, समझ जाते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है कि बैकवर्ड रखना चाह रही हैं। वो लड़कियां अपनी मर्ज़ी से हिजाब पहनना चाह रही हैं, तो आप क्यों रोक रहे हैं उनको? अगर अफ़गानिस्तान में कोई लड़की बोल रही है भाई मुझे नहीं पहनना हिजाब, तो वो उनकी मर्ज़ी है। इधर अगर लड़कियां पढ़ी लिखी बोल रही मुझे पहनना है, तो आपको क्या तकलीफ़ है भाई? उनको पहनने दीजिए। अगर उनको लग रहा है कि उनका जो धर्म है और उनका जो रिलीजन है, मॉडेस्टी मतलब हिजाब पहनने से, तो आपको क्या रोक टोक है? ये मुझे लगता है ये ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे क्या है वो ज़रूरी है। तो ये लड़कियाँ एकदम निडर होके, एकदम बेखौफ अपनी आवाज़ उठानी है, और उनको हमें सपोर्ट करना चाहिए। वो पढ़ रही हैं, आप उनकी क्यों रोक टोक कर रहे हैं पढ़ाई में? ताकि कौम एकदम और वो बैकवर्ड रहे, पढ़े लिखे नहीं, क्या मतलब है आपका? मैडम, बात ये कि आप जा रही हैं नेशनल इशू की तरफ। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपकी जो असेंबली हल्का है, अगर आप यहाँ से जीतती हैं, आपके वार्ड में जो भी प्रॉब्लम है, तो आप मतलब आपने सर्वे किया है कि कौन से वार्ड में क्या प्रॉब्लम है और मुझे क्या करना है देखिए अगर सबसे लोग मुझे। पहली बात है एजुकेशन। एजुकेशन का जो मुद्दा है, 2 साल बच्चे पढ़े नहीं हैं। अभी ये लोग ट्रांजिशन करेंगे फ्रॉम ऑनलाइन एजुकेशन टू क्लासरूम। हमें पता है कि बहुत बच्चों को 12 से 15 को वैक्सीनेशन अभी नहीं मिला है, और ये जहन है जो फादर्स मदर्स में कि कैसे वैक्सीन दी जाए और कैसे बच्चे बेखौफ वापस आएँ स्कूल में, क्लासरूम में। तो ये देखना होगा कि बहुत एक स्मूथ ट्रांजिशन हो, कि इन लोगों को वैक्सीनेशन ठीक से मिल जाए बच्चों को, ताकि वो वापस पढ़ाई कर सके, क्योंकि नुकसान हुआ है। हम माने नहीं माने 2 साल वो लैपटॉप पे, बहुत लोगों के पास लैपटॉप भी नहीं है। तो एजुकेशन की इक्विटी कहाँ है? आप देख लीजिए कितने एरियाज़ में जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते लैपटॉप और ये इंटरनेट, तो वो लोग कैसे पढ़ेंगे बच्चे? तो सबसे बड़ी जो चुनौती और मुश्किल है कि वापस लेकर आना बच्चों को। रोड सैनिटेशन हम देख रहे हैं, पैंडमिक में हेल्थ को लेके कितनी तकलीफ़ हुई है। बहुत लोग जो हैं मर गए बेचारे ये पैंडमिक में। अस्पतालों में प्रॉपर वो नहीं थे, क्या कहते हैं, एम्यूनिटीज़ नहीं थी। तो वही है कि बेटर हेल्थ फॉर ऑल एक कैंपेन जे, कि ताकि एक मोर इक्विटेबल हेल्थ फॉर ऑल मिले सबको, सारे तबके के लोगों को बेटर हेल्थ फॉर ऑल मिलनी चाहिए, हेल्थ अम्यूनिटीज़ मिलनी चाहिए, रोड सैनिटेशन, इलेक्ट्रिसिटी। और राइजिंग प्राइसेस आप देख रहे हैं, दिन दहाड़े रोज़ प्राइसेस बढ़ रहे हैं। डेली अम्यूनिटीज़ के, पेट्रोल डीजल गैस के दाम आप देख रहे हैं बढ़े। तो ये जो मिडिल क्लास है, लो मिडिल क्लास है, वो कैसे अफोर्ड कर पाएगी? उनका तो एक बजट होता है ना, एक महीने का बजट होता है जिससे वो अपना पूरा जो है संसार चलाते हैं। तो अगर वो अम्यूनिटीज़ के साधन बढ़ते चले जाएंगे, तो वो कैसे अफोर्ड कर पाएंगे कि वो महीने का खर्चा कैसे उठाएं? स्कूल की फ़ीस आप देख रहे हैं, स्कूल की फ़ीस बढ़ रही है। बच्चे जो हैं दाखिला स्कूलों में, अच्छे स्कूलों में दाखिला नहीं पा रहे। तो यही है कि मुझे देखना है कि मैं मुस्लिम कम्युनिटी के बच्चों को अच्छे स्कूल में कैसे दाखिला दिया जाए, सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। क्योंकि अगर तालीम रहेगी बच्चों की, तभी हम लोग जो हैं अपना सर उठा सकेंगे। कोई भी हम लोग को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाएगा अगर तालीम रहेगी। हम लोग सब खड़े हुए हैं, हम लोग नहीं डरते किसी सरकार से। तालीम है, संविधान है हमारे साथ, और हमारे हौसले हैं, वसूलों से हम लोग चलेंगे, तो कोई हमें नहीं रोक सकता। कोई भी सियासत, कोई भी तानाशाही सरकार, कोई भी हमें डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है।
अभी आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे अपने असेंबली हल्के के लोगों को? ज़ाहिर है आप जी वोट में जा रही हैं, लोगों से जी, मिलने। मैं मिल रही हूँ तो मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप लोग मुझे एक मौका दें। मैं जो है यहाँ के कॉन्स्टिट्यूंसी से खड़ी हुई हूँ, हर एक के साथ खड़ी हुई हूँ और मैं जो हूँ आपको निराशा नहीं करूँगी। आप लोग मेरे साथ रहिए और मुझे ज़रूर आप लोग वोट दीजिए। मैं आप लोगों को एकदम लेट डाउन नहीं करूँगी, आपके साथ रहूँगी, आपके हर मुद्दे के साथ मैं जी जान से लड़ूँगी। शुक्रिया, अदा। ओके, थैंक यू।